हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज अगस्त की शुरुआत हो गई है, तो जिनको इस बार एग्जाम देना है वो प्लीज़ अवेयर हो जाएं, रेडी हो जाएं, बिकॉज अक्टूबर बहुत करीब है। और आइए आज के डिस्कशन में देखते हैं क्या कुछ खास है और स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। आज का कोटेशन है, द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हिंदी में इसका मतलब समझना बहुत ही आसान है। हमारा जो सबसे बड़ा डर होता है या जिस डर से हमें सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है वो है डर खुद। ठीक है, तो आपको इस पूरे कोटेशंस को अपने ऊपर लागू करना है। ठीक है, इसको आप यूज़ तो कर ही सकते हैं ऐसे में या फिर पेपर 4 में, लेकिन ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लागू होता है। आपका किसी भी चीज़ का डर, आपका प्रिपरेशन में अभी जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कई बार डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम फियर आता है उसकी वजह से जो परेशानी आती है, उसके अलावा आपका आंसर राइटिंग या आंसर ना लिखने का डर, तो ये कई तरीके के डर होते हैं हमारे मन में। हमें उसको पीछे छोड़ना होता है और उससे आगे बढ़ना होता है, देन ओनली वी कैन गेट सक्सेस। यहाँ पे कुछ फीचर्स हम लोग डिस्कस करते हैं डेली की तरह, जो नए लोग हैं उनको बता दें। तो यहाँ पे आज हम लोग 3 आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स को हम लोग जानेंगे। खास करके 2 ट्रायल हुए थे और उस 2 ट्रायल में क्या क्या हुआ था, कैसे उनको जेल जाना पड़ा था जबकि ऐसा कोई सबूत नहीं था। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के आर्टिकल में। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चूँकि अभी रिसेंटली प्रपोज की गई है, तो बहुत सारे राइटर उसमें अपने विचार को लिखेंगे और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ लोग अच्छा बताएंगे। तो आज का जो आर्टिकल होगा उसमें क्रिटिसिज्म है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई लाई गई है उसमें क्या कुछ फ्लॉ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड द डिजिटल लाइफलाइन, ये जो आर्टिकल होगा ये इंडिया में कैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, खासकर जो ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए लिखा गया है। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप के हेड के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो उसी एंगल से उन्होंने लिखा है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। बट आप बने रहिएगा अंत तक, चीज़ों को समझिएगा, जानिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको लास्ट में मिलती हैं। जैसे कि आंसर राइटिंग के क्वेश्चन तो आपको शुरू में दे दिए जाते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करते हैं उसका आंसर लास्ट में होता है। तो कल के क्वेश्चंस का आंसर आपको आज लास्ट के स्लाइड्स में मिलेगा, तो आपको बने रहना है अंत तक। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। और आज के बेसिक फैक्ट्स में हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, होम रूल लीग क्या था, केसरी क्या है, किस लैंग्वेज में है, ये सब बात करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और यूपीआई पर जिक्र करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ट्रिक और ट्रीट। ये जो पॉलिसी है ये ट्रिक है या फिर ये ट्रीट की तरह है। तो यहाँ पे जो राइटर है उनका विचार बायस नहीं है, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। ये नॉर्मल राइटर हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आपने इनके कई आर्टिकल को पढ़ा होगा, प्रताप भानु मेहता, और इनके आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। इसके अलावा अगला आर्टिकल हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी पर डिस्कस करने वाले हैं। सेडिशन चूंकि बहुत न्यूज़ में है, ठीक है, अभी कई बार सेडिशन का इस्तेमाल हुआ है, न्यूज़ में है, और आपको मालूम है सेक्शन 124A में ये चार्ज लगता है। और ये ज़रूरी इसलिए है हमें पढ़ना क्योंकि तिलक जी के ऊपर भी 2 बार सेडिशन का चार्ज लगाया गया था और उसके लिए उनको एक बार 18 महीने और फिर एक बार 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। तो कई बार क्या होता है कि प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज द डिजिटल लाइफलाइंस। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जब मैंने अभी आपको बताया कि ये व्हाट्सएप के हेड है, इन्होंने इसको लिखा है। आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही सिंपल सा 2 क्वेश्चन है आपके सामने, और लेकिन इसका आंसर आपको थोड़ा सोच करके लिखना है। पहला सवाल जो है, अ फ्री एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट फ्लरिश विदाउट अ फ्री सोसाइटी। तो ये स्टेटमेंट तो बहुत छोटा सा है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। तो सारी एंगल को सोचते हुए आंसर लिखना है आपको। और दूसरा बहुत ही आसान सा सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, ये आपको बताना है। और तो आप आराम से बता सकते हैं, कई सारे फैक्ट्स फिगर्स आपको क्लियर होंगे जिसको आपको लिखना है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप फटाफट से आंसर लिखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, आज का जो सवाल है वो तिलक जी के ऊपर ही है। पहला सवाल तो इनके बुक पर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखिए, इस बार तिलक जी का टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि
ये जो आज का दिन है 1 अगस्त 2020, ये 100 साल पूरे कर रहा है तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी को, यानी कि आज ही के दिन 1 अगस्त को 1920 में इनकी डेथ हुई थी। तो 100 साल चूंकि पूरे हुए हैं तो ये कई बार ऐसे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें आपको बुक का नाम बताना है, अगर आपको याद है तो, नहीं तो भी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। अगला सवाल केसरी जो न्यूज़पेपर है उस पर आपसे पूछा गया है, इसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे, बट आपको आंसर बताना है कमेंट में इसका। और ऑल इंडिया होम रूल लीग किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। आपको बता दें ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो गया है और उसमें बहुत ही डिफरेंट फीचर्स को भी ऐड किया गया है जो कि गाइडेंस का और ट्रेनिंग का है। तो अगर आप या आपके कोई दोस्त या आपके छोटे भाई बहन उनको तैयारी करनी हो, क्लासेस लेनी हो, तो अप्रोच कर सकते हैं 8750069419 पर। पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम जो होता है वो इसमें इंक्लूडेड है इस समय में, और आपको पूरी तरीके से वहाँ पर हेल्प की जाती है, मेंटर्स के द्वारा समझाया जाता है कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, जो कि बहुत एक्चुअली बहुत मायने रखता है ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ना। बिकॉज सेल्फ स्टडी और क्लास स्टडी ये दो स्टडीज़ होती हैं, उसमें आपको मालूम है कि सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल होता है, बट सेल्फ स्टडी करना कैसे है कई बार ये पता नहीं चल पाता। तो मेंटर क्या करते हैं, वहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं और आपकी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं तिलक जी के ऊपर। ठीक है, सेडिशन एंड अ फ्यू लेसन, कहाँ पर आ जाएगा ये, जीएस पेपर 1 में एग्जैक्टली मॉडर्न इंडिया में मेंशन्ड है टॉपिक द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो जो भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं उनके बारे में हमें जानना है, और उनमें से तिलक जी एक रहे हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरी आज़ादी को लेने में। तो आइए बैकग्राउंड में पहले इनकी हम बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तिलक जी का बॉर्न याद रखना है आपको, क्योंकि इस बार ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी हमें मालूम होना चाहिए ये सारी बातें। तो 23 जुलाई 1856 को इनका बॉर्न हुआ था रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, साथ में लॉयर भी थे, एंड इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। एजुकेशनिस्ट भी थे बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की 1884 में स्थापना की थी। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपके प्रीलिम्स में आ सकता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर बाल गंगाधर तिलक जी थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में स्टैब्लिश किया गया था विद हिज एसोसिएट गोपाल गणेश अगरकर। जीजी अगरकर का आपने नाम सुना होगा। तो गोपाल गणेश अगरकर के साथ और भी कई लोग थे जिनके साथ मिलकर के इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ओपन किया था। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज, ये जो कॉलेज है ये पुणे में है, और वहाँ पर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के थ्रू ही इसको ओपन किया गया था। 1 साल के बाद न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में इनके 2 न्यूज़पेपर हैं जो आपको याद रखने हैं, एक तो केसरी और एक मराठा। केसरी और मराठा की खास बात यह है कि केसरी जो वीकली न्यूज़पेपर था वो मराठी में पब्लिश होता था, और मराठा जो न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में पब्लिश होता था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मराठा जो है वो मराठी में नहीं बल्कि इंग्लिश में आता था। तो अगर आप एक को भी याद करेंगे तो दूसरा वाला आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। मराठी और इंग्लिश याद रखना है। ठीक है, नाउ इनकी किताबों के नाम में एक तो गीता रहस्य, एक पहली इनकी किताब थी, और दूसरी आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये इनकी दूसरी किताब है। एंड इनका डेथ मैंने भी आपको बताया कि 1 अगस्त 1920 को हो गया था। कंट्रीब्यूशंस तो हमें मालूम होने ही चाहिए, और मॉडर्न इंडिया आपने पढ़ा है तो आपको मालूम भी होगा। स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। अगर आपको मॉडर्न इंडिया के टॉपिक टर्म्स याद हैं तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मालूम होगा। बाल गंगाधर तिलक क्या थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये मॉडरेट थे या फिर ये एक्सट्रीमिस्ट थे। तो किस ग्रुप से ये बिलोंग करते थे ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में।
और इंडियन होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है बहुत सालों के बाद, और उसमें जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है वो तिलक जी के द्वारा फाउंड किया जाता है 1916 में बेलगाम में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था ये महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़ करके बाकी जो सेंट्रल प्रोविंसेस कर्नाटका और बिहार थे वहाँ पर काम किया था इन लोगों ने। और उसके बाद लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर लखनऊ पैक्ट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। एक तो तिलक जी इसमें आए थे कांग्रेस में, और दूसरा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और आईएनसी इन्होंने एक साथ मिलकर के नेशनलिस्ट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना योगदान दिया था। तो ये लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में हुआ था, विच वॉज हेडेड बाय द तिलक, आईएनसी वॉज हेडेड बाय द तिलक। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो बैकग्राउंडर पे आपको मैंने दे दी, ये बेसिक्स बातें हैं। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा गया है और आर्टिकल में 2 ट्रायल का जिक्र किया गया है। पहले तो राइटर ये ऑब्वियसली ब्रीफ कर रहे हैं कि 100 साल पूरे हो गए हैं, और उसके बाद उनकी उस समय में जब डेथ हुई थी तिलक जी की, तब 2.5 लाख के करीब लोग आए थे, और उसमें गांधी जी और लाला लाजपत राय जैसे भी लोग शामिल थे। ऑब्वियसली शामिल होंगे बिकॉज खास करके लाला लाजपत राय जी के साथ इनका बहुत सारा करियर रहा था इस नेशनल स्ट्रगल के दौरान, और काफ़ी सारे लोग उसमें आए थे। शुरुआत में ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो आर्टिकल है वो उसको जुडिशियल पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ट्रायल का ये जिक्र करते हैं कि 2 ट्रायल जिसमें कि सेडिशन का चार्ज उनके ऊपर लगाया गया था वो क्या था और किस तरीके से उसको कंटिन्यू किया गया था। तो पहला वाला जो ट्रायल था तिलक जी के ऊपर, वो देखिए किस चीज़ पर था। कितना आयरनी है कि उस समय में फमाइन सूखा पड़ गया था बहुत ज़्यादा। 1896 की बात हो रही है ये, और यहाँ पे भारत में बहुत सारे लोग थे, करीबन 19 लाख पीपल थे जो उस पूरे फमाइन की एरिया में ग्रसित थे और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो आज भी क्या होता है कि न्यूज़पेपर का रोल क्या होता है, सरकार को अवेयर करना, चीज़ों को बता करके, सिचुएशंस को बता करके गवर्नमेंट को अवेयर करना मीडिया का रोल होता है। तो ये तब भी हुआ करता था, जैसा कि आपको मैंने बताया कि न्यूज़पेपर में जो वीकली न्यूज़पेपर था केसरी तिलक जी का, वो मराठी में आता था, और इस न्यूज़पेपर में इन्होंने इस फेमाइन का जिक्र किया, ऑब्वियसली क्रिटिसाइज किया ऑफिशियल्स के द्वारा जो एक्शंस नहीं लिए जा रहे थे, या फेमाइन के दौरान भी किसानों से कर वसूला जा रहा था, लैंड टैक्स लिए जा रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ फेमाइन को रिलीफ कोड को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। तो इन चीज़ों को इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, बस इतनी सी इनकी गलती थी कि इनका पहला ट्रायल लगता है, सेडिशन का चार्ज इन पर लगा दिया जाता है। bubonic plague struck Pune in 1897, which incidentally forced the British administration to enact the Epidemic Disease Act 1897। तो देखिए ये वाला एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट का जिक्र अभी कई बार हुआ था, क्योंकि जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक है तो इस एक्ट को कई बार यूज़ किया गया है। तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि किससे संबंधित है या कब आया, क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के। तो उस समय में इसको लागू कर दिया गया पुणे के हिस्से में, क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था। प्लेग जो बीमारी थी वो भी महामारी की तरह है, और वो फैल गया था इस वजह से जो एरिया कॉन्टिग्यूस था जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, उस पूरे एरिया को लीड कर रहे थे रैंड, वॉल्टर चार्ल्स रैंड, आपने नाम सुना होगा। और इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ब्रुटैलिटी का एग्जाम्पल दिया गया था, बहुत लोगों को बहुत परेशान किया गया था, क्योंकि ये स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर उस टाइम पे थे वहाँ पर। और ये सारी जो चीज़ें हो रही थी इसको देख करके जाहिर तौर पर ऑब्वियसली भारतीयों का खून खौल रहा था, और इसमें जो दामोदर चापेकर थे उन्होंने रैंड की हत्या कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ, उनको हैंग कर दिया गया, कि ये तो उस समय में नॉर्मली होता था कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से ज़्यादातर लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे दी जाती थी या फिर उनको हैंग कर दिया जाता था। तो अब ये जो इवेंट हुआ जाहिर तौर पर उसको इन्होंने, तिलक साहब ने फिर से क्रिटिसाइज़ किया और समहाउ उसको, इस पूरे इवेंट को डिफेंड किया कि जो एक्शन लिया गया था चापेकर ब्रदर्स के द्वारा वो एक्शन कैसे गलत नहीं था। ठीक है, तो उसको इन्होंने यहाँ पर कहा। अब दूसरा इन्होंने कैसे इस चीज़ को प्रूव किया, तो अफजल खान को मारा गया था शिवाजी के द्वारा, ये एग्जाम्पल इन्होंने दे करके अपनी बात को आर्टिकल में जस्टिफाई किया।
और ऑब्वियसली ये बात जो है ये चुभ गई बहुत सारे प्रेस वालों को, खास करके एंग्लो इंडियन प्रेस ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि भाई आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए तिलक के अगेंस्ट, और फिर ऐसा ही हुआ, तिलक के अगेंस्ट एक्शन लिया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट में सेडिशन का चार्ज फिर से लगा दिया गया इनके ऊपर और फिर इनको सज़ा दे दी गई। तो आइए इसको और ज़्यादा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि फर्स्ट ट्रायल में क्या हुआ, फिर सेकेंड ट्रायल में क्या हुआ। फर्स्ट ट्रायल जब चला इनके ऊपर, जब सेडिशन का चार्ज इनके ऊपर लगाया गया, तो उस समय में बहुत मतलब कोई भी इनको लॉयर नहीं मिल रहा था जो इनको सपोर्ट कर रहा हो या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में इनको वहाँ पर लीड कर रहा हो। सो WC बैनर्जी और कांग्रेस के अदर लीडर्स के अलावा मोतीलाल घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी लोगों ने मिल करके डोनेशन से 20,000 रुपये इकट्ठे किए और 20,000 रुपये इकट्ठे करके फिर वहाँ से एक इंग्लिश बैरिस्टर को, जो ऑब्वियसली वकालत पढ़ रहे थे, उनको फिर कलकत्ता में भेजा गया और उनको वहाँ कलकत्ता से बॉम्बे भेजा गया ताकि तिलक जी का केस वो लड़ सकें और उनको न्याय मिल सके। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, उनको सज़ा दे दी गई। न्याय तो नहीं मिला लेकिन उनको सज़ा दे दी गई। और इसको फिर कुछ ब्रिटिश के जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया इस पूरे एक्शन को कि सेडिशन का चार्ज कैसे लगाया जा सकता है। अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है उसके खिलाफ हम कहते हैं, क्योंकि फरमाइन के समय में अगर आप वहाँ के लोगों को और ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं टैक्स वसूल करके, तो जाहिर तौर पर ये इनह्यूमन एक्ट है। और अगर इसको न्यूज़पेपर के द्वारा क्लियर किया जाता है और उसमें लोगों पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है तो ये अनडेमोक्रेटिक है। और ये चीज़ें भी कुछ न्यूज़पेपर ने कही और कुछ ने गवर्नमेंट का भी सपोर्ट किया। सेकेंड ट्रायल की बात करते हैं। सेकेंड ट्रायल में क्या हुआ कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड किलिंग ऑफ 2 इंग्लिश वुमेन बाय बॉम्ब हर्डल्ड द खुदीराम बोस लेड टू लार्ज स्केल रिप्रेशन। अब यहाँ पे इनको एक्चुअली में जितनी बार भी सेडिशन का चार्ज लगाया गया इनके ऊपर, ये इसी बात के लिए लगाया गया कि ये उन इवेंट को डिफेंड करते थे या वहाँ पर ये सच्चाई को सामने रखना चाहते थे और इस वजह से इनको टारगेट कर लिया जाता था, क्योंकि इनके पास जाहिर तौर पर न्यूज़पेपर की ताकत थी। ये अपने न्यूज़पेपर पत्रिका के थ्रू बहुत सारी बातें जनता तक पहुँचाते रहते थे। तो ये उस टाइम की एक स्ट्रेटजी थी कि ऐसे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको पहले टारगेट कर लिया जाता था। और सेम सेकेंड ट्रायल में भी इनके साथ यही हुआ और इनको प्रॉपर तरीके से फंसा दिया गया, एक्सप्लोसिव एक्ट और इन सब के बिहाफ में इनको फंसा दिया गया। 1908 में इनके ऊपर चार्ज लगाया गया था, अरेस्ट कर लिया गया इनको, तिलक जी को। और इनिशियली तो MA जिन्ना थे जो इनको अपीयर कर रहे थे। बाद में जब सेकेंड ट्रायल की बात आई तो इन्होंने फिर खुद से ही अपने केस के लिए आर्ग्यू किया, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि तिलक साहब लॉयर भी थे, तो इन्होंने खुद को डिफेंड करने की वहाँ पर कोशिश की और सारे सबूत भी दिए। इन्होंने ये भी कहा कि जो बातें इंग्लिश न्यूज़पेपर में कहे जा रहे हैं वो जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, इसको फिर से ट्रांसलेशन कराया जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली इंग्लिश गवर्नमेंट थी और उन्होंने उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया और उसको रिजेक्ट करने के बाद इनको फिर से दोबारा सज़ा सुना दी गई 6 साल के लिए। तो एक बार इनको 18 महीने के लिए और दूसरी बार इनको 6 साल के लिए सज़ा सुना दी गई थी। दावाज वर्डिक्ट वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज। तो एक बार तो ये जो दावार थे ये डिफेंड कर रहे थे तिलक साहब को, लेकिन दूसरी बार ये जज बन चुके थे और जब जज बन चुके थे तो इन्होंने ही तिलक साहब को 6 साल की सज़ा सुनाई थी। ठीक है। और इस पूरे केस में कई सारे ऐसे सबूत दिए गए थे जहाँ पर तिलक जी निर्दोष साबित हो सकते थे। इनके कुछ यहाँ पे पूरी कहानियाँ यहाँ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब इनके घर पर जाकर के सब कुछ चेक किया गया कि ऐसे कोई सबूत मिले जो सेडिशन का चार्ज लगाते हों या ऐसे देशद्रोह की बात करते हों, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तिलक जी के पास एक डायरी थी जिसमें कि 2 ऐसे किताबों के नाम थे जो एक्सप्लोजिव पर लिखे हुए थे और उसका उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन भी किया कि वो किताबों का नाम उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में जिक्र किया था, इस वजह से वो उसको लिखे हुए थे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। हालांकि ये जो वर्डिक्ट था दावार्स का उसको काफ़ी क्रिटिसाइज फिर से किया गया न्यूज़पेपर्स वगैरह में, कुछ लोगों ने इनको वेलकम भी किया। लेकिन ऑब्वियसली ये यहाँ पे 2 ट्रायल का जिक्र है जो हम लोग बता रहे हैं आपको कि फिर 1914 में तिलक साहब वापस आते हैं मांडले जेल से जो कि बर्मा में है।
तो कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि द टू ट्रायल टीच अस यूजफुल लेसन्स इन डीलिंग विद द पब्लिक प्रोटेस्ट। तो अब उसको आज के पर्सपेक्टिव में जोड़ करके हमें देखना है, उसको समझना है, ठीक है। क्योंकि सडिशन मैंने कहा कि आज भी काफ़ी चार्ज ऐसे लग रहे हैं, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन 2 ट्रायल का जो पूरी स्टोरी आपको बताई गई है आर्टिकल में, इसमें ये चीज़ समझना होगा कि जब भी पब्लिक प्रोटेस्ट होता है तो उसको कैसे डील किया जाना चाहिए। एंड सप्रेसिंग वाइड स्प्रेड डिस्टेंट और क्रिटिसिज्म हैज़ ऑलवेज प्रूव्ड काउंटर प्रोडक्टिव। तो ये हो सकता है कि काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आगे के समय में, अगर आप हर बात पर, जब पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा हो, कोई किसी लॉ को क्रिटिसाइज किया जा रहा हो और वहाँ पर उनको सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है, तो कई बार वो सही नहीं होता है। अगला आर्टिकल देखते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ट्रिक और ट्रीट। जीएस पेपर 2 में आ जाएगा, सोशल जस्टिस में एजुकेशन वाले सेक्शन में। अब आपको कल बहुत डिटेल में बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बातें हैं, किस चीज़ को इंक्लूड किया गया। आई होप आपको सब कुछ याद होगा। तो अभी इस आर्टिकल में राइटर क्या कहना है वो मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन, अभी जो नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है वो इंडियन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया गया है। बट हाउ इट विल बी पॉसिबल, कहा जा रहा है कि क्या सच में ट्रांसफॉर्म होगा या फिर से एक बार इल्यूजन में रख दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी हैज सिंपली नॉट मेड क्वालिटी एजुकेशन अ टॉप प्रायोरिटी। इनका कहना है कि फिर आपने देखा भी होगा कि अगर हम पॉलिटिकल इकोनॉमी या बजट का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता, और ये पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो क्या इस बार सेम चीज़ होने वाली है या फिर अब कुछ सच में बदलाव होने वाला है और हमारा पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म होने वाला है। नाउ अब कुछ ये अनदर कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों इनको लगता है कि प्रॉब्लम्स अभी भी एग्जिस्ट करेंगी या फिर चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगी या इसमें दिक्कतें हैं, ये ऐसा क्यों बता रहे हैं। सो द एम्फेसिस इन द डॉक्यूमेंट ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्री इंक्वायरी इज इंटायरली वेल प्लेस्ड। तो इनका एक आपको क्रक्स बताती हूँ जो आपके क्वेश्चन में भी है, आंसर राइटिंग में भी है। उनका कहना है कि अगर आपको सच में सिस्टम में बदलाव लाना है, अगर आपको सच में एजुकेशन सिस्टम को फ्लरिश करना है, तो आपको एक फ्री सोसाइटी को पहले प्लेस करना होगा जहाँ पर सोवरेनिटी हो, जहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास अधिकार हो, जहाँ पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ना हो रहा हो। तो इस तरीके से इनका कहना है कि फ्री सोसाइटी का के ना होने पर फ्री एजुकेशन सिस्टम को नहीं लाया जा सकता। तो इन शॉर्ट, जब हमारे पास यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी होगी और प्रॉपर राइट्स होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव, द strategy has yet to come, and there is yet another promises of a new regular and a new research foundation। तो आपने कल के आर्टिकल में सुना होगा, वहां पर क्या कहा गया है कि नए रिसर्च फाउंडेशन भी बनाए जाएंगे, नए रेगुलेटर्स भी बनाए जा रहे हैं जो सारे सिस्टम को रेगुलेट करेंगे। तो इनका कहना है कि एक बार फिर से अगर इतने रेगुलेशंस को बढ़ा दिया जाएगा तो डज वन एग्री विद द डॉक्यूमेंट्स, तो क्या आप इन चीज़ों से अग्री हैं कि उसके बाद पॉसिबल है कोई रिफॉर्म। एंड व्हाट आर द कंडीशंस दैट विल मेक सम ऑफ इट्स मोस्ट प्रॉमिसिंग आइडियाज वर्क। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रॉमिसिंग आइडियाज़ यहाँ पर सरकार कर रही है, अभी हम जिक्र करेंगे कि क्या है वो प्रॉमिसिंग आइडियाज़, उनको किस कंडीशन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या फिर उनको लाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम कोई एम्बिग्यूअस कैरेक्टर रखते हैं, जैसे कि लैंग्वेज के इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश तो की गई लेकिन उसको एम्बिग्यूअस कर दिया गया। जो डिमांड इतने सालों से चली आ रही थी कि इंग्लिश को जो चॉइस बनाया जाता है उसको कर्व किया जाए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर से जो डिबेट चलता है, क्योंकि इतने सालों से कहा जा रहा है कि मदर टंग में ही प्राइमरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए, एक रिकमेंडेशंस में कई बार ये कहा गया है, लेकिन अभी सरकार ने इसको काफ़ी एम्बिगुअस कर दिया फिर से। ऑन द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ डिलीवरी द डॉक्यूमेंट हैज़ एग्नोटिज्म एंड ऑन द इश्यूज ऑफ द पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एजुकेशन। और दूसरा क्या मुद्दा है, दूसरा इशू है कि अब जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जा रहे हैं तो कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन में प्राइवेट स्टेक होल्डर्स आते हैं तो फिर फ्री एजुकेशन का क्या होगा, फिर एक्सेस कैसे मिल पाएगा सारे बच्चों को एजुकेशन का। तो ये सारी समस्याएं अभी आनी हैं। एंड द रिपीटेड एम्फेसिस ऑन द एंगेजमेंट विद द इंडियन सिविलाइजेशन हिस्ट्री इज अनएक्सेप्शनेबल बट द एंगेजमेंट कैन बी ऑनेस्ट।
अब अगर आप सिचुएशंस को बदलते हैं, आप करिकुलम को बदलते हैं, सिलेबस को बदलते हैं, और अगर इंडियन सिविलाइजेशन के में आप और ज़्यादा एनरिच करना चाहते हैं उसमें हिस्ट्री को, तो यहाँ पर ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे, यानी कि हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑनेस्ट रहेगा, तभी हम कॉन्फिडेंट गेन कर पाएंगे। क्योंकि अगर डिसऑनेस्टी आ गई इसमें, पास्ट का जो करिकुलम है, या फिर अगर पास्ट की चीज़ों को, हिस्ट्रीज को यहाँ पर डिसऑनेस्टी से दिखाने की कोशिश की गई, तो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। एंड द मोस्ट प्रॉमिसिंग पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज व्हाट, कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा पूरे डॉक्यूमेंट में जो तैयार किया गया है एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें ये कहा गया है दैट द फोकस ऑन अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि 3 साल से 5 साल, आपको याद होगा, अभी 3 to 5 ईयर स्टूडेंट को भी इनरोल कर दिया जाएगा, फॉर्मल एजुकेशन दिए जाएंगे, और इसमें चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, लर्निंग आउटकम पर फोकस हो रहा है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ असेसमेंट, होलिस्टिक एजुकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिकॉग्नाइजिंग द सेंट्रलिटी ऑफ द टीचर एंड टीचर्स एजुकेशन। तो हर चीज़ पर फोकस करने की बात कही गई है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही प्रॉमिसिंग सा फैक्टर लग रहा है पूरे इस डॉक्यूमेंट का। बट द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विल गेट लीस्ट अटेंशन, जिसको कि सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए था, उनको इस डॉक्यूमेंट में सबसे कम अटेंशन दिया गया है। द वेरी हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विल बी अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में एक चीज़ पर जोर दिया जाना चाहिए कि यूनिवर्सल लिटरेसी या यूनिवर्सल जो एजुकेशन है वो हर किसी को मिलेगा, लिटरेसी रेट हम आगे बढ़ाएंगे, इस चीज़ पर बहुत कम फोकस किया गया, ये राइटर का मानना है। द सजेशन फॉर स्कूल एजुकेशन आर एम्बिग्यूअस। काफ़ी चीज़ें हैं इनके हिसाब से, राइटर के हिसाब से, जो कि एम्बिग्यूअस हैं, उनको क्लियर नहीं किया है गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ में। और कुछ वरिंग सेक्टर्स का भी ये जिक्र करते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन की बात हमने कल की थी कि हायर एजुकेशन में जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी बुलाया जाएगा, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन क्या कहना है कि डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं। सबसे पहला तो क्या अनक्लियर है कि ये जो सिस्टम आपने ये बना दिया कि एग्जिट के प्रोसेस को आसान कर दिया कि आप 1 साल में भी बाहर जा सकते हो, 2 साल में भी जा सकते हो, 3 साल में भी जा सकते हो। तो आपने ये नहीं सोचा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन सेम है, अब कोई 1 साल का की डिग्री लेकर के जाता है या 3 साल की, उसको उस इंस्टीट्यूशंस की डिग्री मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि कई सारे लोगों को कई बार कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं होते हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की शादी होने लग जाती है बहुत जल्दी, तो पता चला कि घर वालों की तरफ से बहुत फोर्स डाला जाएगा, और उनको जहाँ वो पहले पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है 3 साल में, तो हो सकता है कि अब उनको कोई डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिलवा के ही 2 साल में निकाल लिया जाएगा कॉलेज से। तो ये इस तरीके के कई सोशल फैक्टर हैं जिनको कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया एग्जिट प्रोसेस में, खास करके ये इनका एक वरिंग फैक्टर, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि क्या क्या इंडियन कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि आपने ये सोचा कि भारत में इक्वल सोसाइटी है, क्योंकि आपने जो चीज़ें इस पूरे डॉक्यूमेंट में तैयार करके बनाया है कि एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या फिर उनको सोशल प्रॉब्लम भी कई बार होती है। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम का सिस्टम है उसको गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अगर सेमेस्टर ला दिया गया तो सेमेस्टर में क्या होगा, अब 2 बार साल में एग्ज़ाम होगा। अब क्या सारे बच्चे जो हैं वो कैपेबल हैं उस समय में एग्ज़ाम देने के? तो गवर्नमेंट ने एज्यूम किया कि हमारी सोसाइटी जो है वो इक्वल सोसाइटी है, तभी ये सारे स्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज़ को हम उठा सकते हैं फ़ायदा, जबकि हमारे यहाँ पर सोसाइटी जो हो वो इक्वल हो, सारे कंडीशन सबके लिए एक समान हो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, सारे बच्चों की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, सबकी नेसेसिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो उन चीज़ को यहाँ पर फोकस में नहीं लाया गया जब आप इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे थे। यही कहा गया है इस पूरे डिस्कशन में क्रिटिसिज्म के तौर पर। बट द होप इज़ दैट विद आवर एजुकेशन पॉलिसी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रीट। लेकिन फिर राइटर लास्ट में कहते हैं एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे करके कि लेकिन उम्मीद ये है कि हो सकता है ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एक ट्रीट की तरह ट्रांसफॉर्म हो, ना कि एक ट्रिक की तरह फिर से जो इतने सालों से होता आया है। अगला आर्टिकल, द डिजिटल लाइफ लाइन्स। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये व्हाट्सएप के हेड हैं और इन्होंने क्या कहा है, देखते हैं उसको। जिस पेपर 3 में आ जाएगा ये डिजिटल एजुकेशन से सारा।
नाउ इसमें इनका कहना, इन्होंने बेसिकली पूरे सिस्टम को इंडिया में, खास करके जो यूपीआई का सिस्टम है उसको उसकी बहुत तारीफ की है, उन प्लेटफॉर्म को इन्होंने बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये जिक्र करते हैं इंडो यूएस रिलेशन का भी। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जब यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में डिस्कशन के दौरान ये कहा था कि भारत में डिजिटल इकोनॉमी का तेजी से विस्तार हो रहा है, और ऐसे में 500 मिलियन इंडियंस टुडे आर एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। तो भारत में 500 मिलियन इंडियंस जो हैं वो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, और इवन रूरल एरिया में भी इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या अर्बन एरिया के कंपेयर में बढ़ गई है। तो ये सारी बातें वहाँ पे उस वर्चुअल मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कही थी, जिनको कि ये भी काफ़ी सराह रहे हैं। इनका कहना है कि जो प्लेटफॉर्म भारत में तैयार किया गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम का, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और ये जो पूरा एम्बिशन है प्रधानमंत्री जी का, दैट लॉन्च द ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव टू इनेबल इंडियन सिटीजन टू मेक डिजिटल पेमेंट्स to one another and more than 60 million Indian small business to serve local communities and other world। तो आज जो ये इंटरनेट की का एक्सेस लोगों को प्रोवाइड किया गया, उसकी वजह से जो 60 मिलियन इंडियन है कम से कम, वो लोकल कम्युनिटीज़ और वर्ल्ड में अदर कम्युनिटीज़ को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस यूपीआई सिस्टम। इनका बहुत ज़्यादा तारीफ किया है इन्होंने कि यूपीआई सिस्टम जो है वो बहुत स्टैंडर्ड तरीके से बनाया गया है, और इसको बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया है, और ये बहुत आज के दौर में बहुत अच्छा मीन्स बन चुका है, जो कि फॉरेन और जिसका कि फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनीज जो है वो यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा द प्रोजेक्ट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन जस्ट 4 years। बहुत कम समय में यूपीआई ने बहुत ज़्यादा मार्केट कवर कर लिया। 100 मिलियन स्ट्रॉन्ग यूजर्स का बेस बन चुका है आज यूपीआई। ठीक है, आपके पास भी यूपीआई होगा, आप देखो आपके जो जानने वाले हैं उनके पास भी यूपीआई सिस्टम है। तो इस सिस्टम का यूज़ आज बहुत ज़्यादा हो रहा है पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम में और यहाँ के लोगों के द्वारा। तो इनका कहना है कि जो सिस्टम बनाया वो बहुत कम समय में और इतना अच्छा, इतना ही सिक्योर बनाया गया था कि इसने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया, और इससे इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर चली गई है, क्योंकि इसी की वजह से आज कई सारे माइग्रेंट वर्कर हैं जो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर पाए। और इस यूपीआई की वजह से जब हमने अभी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म अपनाया तो हम वहाँ पर मनी को ट्रांसफ़र कर पाए फिजिकल डिस्टेंसिंग के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें इस यूपीआई सिस्टम की वजह से हो पाया। अब ये अगला टॉपिक उठाते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अब इनका कहना है कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं यूपीआई के साथ जो अदर कंपनी की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी काम कर सकती हों, और अगर उनको मौका दिया जाएगा तो भारत में इंटरनेट के एक्सेस को और ज़्यादा बढ़ा करके रूरल एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को और हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो गोल है एनपीसीआई का गोल है कि 2022 तक 500 मिलियन यूज़र्स बेस बन जाए यूपीआई का। तो इनका कहना है कि ये पॉसिबल तब है जब यहाँ पर हम और जो प्लेयर्स हैं मार्केट को उनको इंगेज करें यूपीआई के साथ। तो एक गेम चेंजर प्लान हो सकता है डिजिटल इंडिया के लिए, और इसी में ये अपना भी बोल रहे हैं कि जैसे व्हाट्सएप जो है वो कई सालों से चाह रहा है कि एक पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे उसका भारत में हो, और व्हाट्सएप के थ्रू लोग पेमेंट, जैसे आप पेटीएम का यूज़ करते हैं वैसे ही आप व्हाट्सएप का यूज़ करें पेमेंट सिस्टम के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो और ज़्यादा इनोवेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में हो जाएगा, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा लोगों को। साथ ही ये कहते हैं कि चाहे आपको पैसे भेजना हो फ्रेंड्स को, अपने लव्ड वंस को, तो आप आसानी से इसको भेज सकते हैं। ये सारे फीचर्स यहाँ पर दिए जाएंगे। एंड यूपीआई इज़ वर्ल्ड क्लास पेमेंट सिस्टम। इनका कहना है कि बहुत ही बढ़िया और वर्ल्ड क्लास पेमेंट सिस्टम है यूपीआई। इन शॉर्ट उन्होंने बहुत तारीफ़ करी है यहाँ पर, और इनका ये कहना है कि आप व्हाट्सएप के साथ मिलकर के काम कीजिए तो आपका और फ़ायदा होगा। आपके यहाँ पर जो लोन्स वगैरह भी देगी व्हाट्सएप कंपनी, और जो इकोनॉमिक शॉक है आपको उससे भी बाहर निकाला जाएगा, यानी इंडियन लोगों को, इंडियन सिस्टम को पूरा। तो जिनको लोन की आवश्यकता है उनको लोन दिया जाएगा, जिनको जो भी पैसे की ज़रूरत है उनको पैसे दिए जाएंगे, बिजनेस प्रमोशन करवाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा बेसिकली। ये कहना है इनका व्हाट्सएप के हेड होने के तौर पर। और ये कहते हैं कि आगे का जो पूरा फ्यूचर है बहुत ही एम्बिशियस है, और यहाँ पे भारत में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। बिल्कुल सही कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि ये एक बिल्कुल सही समय है जब भारत में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और जो राइटर हैं ये भी काफ़ी अग्री हैं इस बात से, और ये कहते हैं कि अगर हमें डेमोक्रेटिक डिजिटल पावर हाउस की तरफ बनाना है इंडिया को, तो इसमें बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, उनके पोटेंशियल को यूज़ करना चाहिए डिजिटल इंडिया कैंपेन के लिए।
तो आज के क्वेश्चन आपके सामने हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है अभी। इसका आंसर जरूर कीजिएगा, बुक का नाम बताइएगा, केसरी से जुड़े हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और होम रूल लीक पर क्वेश्चन पूछा गया है ये भी बताइए। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बेसल 3 पर आपसे सवाल पूछा गया था, जैसा आपको मालूम है दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर बेसल 3 नॉर्म्स एम्स टू मेकिंग मोस्ट बैंकिंग एक्टिविटीज़, तो बिल्कुल यही काम है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। और इस पर आप लोगों ने आंसर भी किया था, एनवायरनमेंट वाला मैंने पूछा था बेसल कन्वेंशन का, तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है बिल्कुल। और दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, पार्लियामेंट पास द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1992, बिल्कुल गलत है। 1992 में नहीं बल्कि 68 में, 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी इस पर। तो चलिए कमेंट बॉक्स में एक और आज आप क्वेश्चन बताएंगे कि एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जो पहली कमेटी बनी थी भारत में उसका नाम क्या था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। पीछे नायक कमेटी किससे संबंधित है, बैंकिंग गवर्नेंस से, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के लिए ये बात करते हैं, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आंसर रिव्यू का ग्रुप बना हुआ है IAS दरबार का, उसको ज्वाइन करके वहाँ पर आप PDF ले सकते हैं, साथ में अपने आंसर्स भी अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।